Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं हैं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं, जागी उमंगे है, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान है, होठों पे नगमे है, आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं, जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं। हेलो 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 हानी 1 2 3 माइक चेक। हेलो हेलो हेलो। जो जुल्फे तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है, लहरों लहरों बात करे तो जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांदी की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे, जैसे कोई छिप के सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हौले से पास बुलाए, कैसी मीठी बातें थी वो, कैसी मुलाकातें थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघलते हैं दिल और आरज़ू पानी है, कैसे मंजिल और कैसे उतरता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस मैं यहीं पर, उसने बताया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना था, जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते हैं, जब भी हम जन्मे तो हम यूं ही मिलते हैं, कानों में मेरे जैसे शहद से खुलने लगे खाबों के दर, जैसे आंखों में घुलने लगे ख्वाबों की दुनिया भी कितनी हंसी और कैसी रंगीन थी, ख्वाबों की दुनिया जो कहने को थी पर कहीं भी नहीं थी, ख्वाब जो टूटे मेरे आंख जो खुली मेरी होश जो आया मुझे, मैंने देखा मैंने जाना वो जो कभी आया था, नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, जा भी चुका है और दिल मेरा है अब तन्हा तन्हा, न तो कोई अरमा है न कोई तमन्ना है, न कोई सपना है, अब जो मेरे दिन और अब जो मेरी रात है, उनमें सिर्फ आंसू है, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बात है और फरियाद है, मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की बात है, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की याद है, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की याद है। याद है अब जो मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हैं, उनमें सिर्फ आंसू है, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियाद है, मैं अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की बातें हैं, डूब गया है दिल गम के अंधेरे में, मेरी सारी दुनिया है दर्द के घेरे में, मेरे सारे गीत ढले आहों में, बन के दीवाना अब यहाँ वहाँ फिरता हूँ, ठोकर खाता हूँ उन राहों में, जहाँ उसे देखा था जहाँ उसे चाहा। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, के हाल चाल है भाई? बढ़िया हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? गुलशन गुलशन दिन में उजाले थे, जगमग जगमग नूर था रातों में, झिलमिल झिलमिल, जहाँ मैंने ख्वाबों की देखी थी मंजिल, जहाँ मेरी कश्ती ने पाया था साहिल, जहाँ मैंने पाई थी पलकों की छाँव, जहाँ मेरी बाहों में कल थी किसी की मरमरी बाहें, जहाँ एक चेहरे से हटती नहीं थी मेरी निगाहें, जहाँ कल नरमी ही नरमी थी, प्यार ही प्यार था, बातों में हाथ थे हाथ। चलो जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, की हाल चाल? बढ़िया सारे सर जी, आप कैसे हो? मैं एकदम बहुत बढ़िया, मस्त मौज बहार। चलो जी, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून विशाखा, गुड आफ्टरनून प्रीति, गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून अनुराग, गुड आफ्टरनून देव, गुड आफ्टरनून लूसी, लूसी फेयर मॉर्निंग स्टार।
सर विल यू टेक डीटी एंड आईडीटी मैराथन? आई हैव ऑलरेडी टेकन आईडीटी मैराथन। आईडीटी की मैराथन आपकी हो चुकी है और डीटी की हम रिवीजन पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैराथन की तो मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी हम रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है सर आपने कहा था डिडक्शन और टीसीएस डेली रीड करने को, याद रह जाएगा, सच में याद रह गया, थैंक यू। तो मैंने बिल्कुल सही कहा था। अब मेरी बातें मानोगे तभी ना, अब मेरी बातें अगर मानोगे ही नहीं तो दिक्कत आएगी ना आपको। मेरी बातें माना करो तुम, बात समझ में आ रही है? हाँ जी ठीक है। सुपर रिवीजन चार्ट बुक करवाओगे डीटी का? देखो मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, तुम मेरे ऐसे में देखो, हमने डीटी पूरा अच्छे से रिवाइज किया, आईडीटी पूरा अच्छे से रिवाइज किया, बाकी मैं एक नई सीरीज प्लान कर रहा हूं जो 25 तारीख से स्टार्ट होगी। तो हो सकता है उस सीरीज का मैं नाम रखूं 15 मिनट या 20 मिनट में एक चैप्टर पूरा कवर। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट के अंदर एक चैप्टर पूरा मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो 25 तारीख को मैं उसके अनाउंसमेंट करूंगा। ठीक है, तो आप उसको मैराथन मान लेना या कुछ भी मान लेना, मतलब हम उसके अंदर क्या करेंगे, जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे फटाफट से मैं रिकॉल करवाने की कोशिश करूंगा। 15 से 20 मिनट के अंदर एक चैप्टर हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा आज हमारी लास्ट क्लास है, आज हमारी लास्ट जीएसटी की रिवीजन क्लास है। बाकी जो रात वाले सेशन है वो तो हमारे कंटिन्यू रहेंगे, उसमें हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और आज भी हमारा सेशन 9 बजे है, आज हम प्रैक्टिस करेंगे। एक तो ई वे बिल वाले क्वेश्चन के जो भी डाउट्स हैं, एक तो वो डाउट्स हम लेंगे, और दूसरा आज हमें रिवर्स चार्ज वाले चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं। तो आज हमें क्वेश्चन जो करने हैं वो आरसीएम वाले चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, अभी 39 तो भी जैसे जैसे से चल रही है ना वैसे वैसे अपलोड होते रहेंगे। जो जनवरी 26 वाला बच्चा, सर वो सीरीज डेली कितनी देर चलेगी? कितनी देर नहीं चलेगी, मतलब ये मान के चलो कि डेली में 2-3 सेशन डाल दिया करूंगा। तो डेली 2-3 सेशन डाला करूंगा, उसको आप देख सकते हो। और मैं वो लाइव नहीं लूंगा, वो मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा। मैं दोबारा बोल दूं, वो मैं लाइव नहीं लूंगा, वो मैं रिकॉर्डेड ही डालूंगा, क्योंकि लाइव के अंदर 15 मिनट के लिए मैं क्या ही लाइव आऊंगा। ठीक है ना, तो बेटर क्या है कि 15 मिनट के अंदर फटाफट चैप्टर में रिवाइज करा के उसकी रिकॉर्डिंग दिन में 3-4 सेशन में डाल दिया करूंगा, उससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब आज हमारी जीएसटी की रिवीजन क्लास का लास्ट चैप्टर हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, और चैप्टर हमारा है एग्जम्पशन का। ठीक है, चैप्टर हमारा कौन सा है? एग्जम्पशन का चैप्टर है। बाकी सारे के सारे जीएसटी के चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और उसके क्वेश्चंस भी हमारे रात को चल रहे हैं। डेली रात को 9 बजे हमारी सीरीज होती है जिसमें हम जीएसटी के क्वेश्चंस करते हैं, तो दोनों चीजें एक साथ में चल रही हैं। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ बिना बातचीत किए जी। ठीक है सर, अभी कितने चैप्टर हुए हैं? तो खान साहब अभी 4-5 चैप्टर हो गए हैं, तो अभी 39 लेक्चर हुए हैं, तो भी कम से कम 20-21 लेक्चर अभी और लगेंगे उसमें। हाँ वो मैं आदित्य लूंगा, आदित्य वो प्लान करूंगा, वो तुम टेंशन मत लो, तो वो मैं लूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो उसके लिए। ठीक है, चलो अब प्लीज बातचीत नहीं करते ना, हमें चैप्टर अपना खत्म करना है ना, तभी हमारा चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करता हूं ना, अब ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस वाला चैप्टर है ना, ऐसे ही लगा लो जीएसटी में एग्जामिनेशन वाला चैप्टर है। जैसे इनकम टैक्स में डिडक्शन वाला चैप्टर है, ऐसे ही जीएसटी में एग्जम्पशन वाला चैप्टर। उसका रीजन क्या है? ये डेली बेस पे पढ़ोगे तो याद रहेंगी, डेली बेस पे नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं रहेंगी। अब ये बच्चों को मुश्किल क्यों लगती है? उसका रीजन क्या? क्योंकि बच्चों को एग्जम्पशन याद नहीं होती। अब एग्जम्पशन मुश्किल थोड़ा है, इसके अंदर कोई मेरा समझाने वाला काम थोड़ा है। समझाने वाला काम क्यों नहीं है? क्योंकि जो बातें लिखी हैं वो सर्विस हमें पढ़नी है, और वो सर्विस जीएसटी में एग्जम्प्ट है। अब इसमें कोई इफ एंड बट तो नहीं है ना। हाँ, इसके थोड़े से लॉजिक्स मैं बता सकता हूं, बट लॉजिक्स काम क्या आएंगे? हमें तो एंट्री याद होने से मतलब है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनेगा। अब अगर हमारे दिमाग में ही नहीं है कि वो सर्विस एग्जामिनेशन में कवर है, तो हम क्वेश्चन गलती करके आएंगे ना।
तो इसलिए अभी भी जिनके एग्जाम अभी आने वाले हैं, मेरी एक बात मान लेना, डेली बेस पे आधा घंटा अगर एग्जामिशन वाले चैप्टर को रिवाइज कर लोगे ना, तो तुम्हारे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और मैं अभी बता रहा हूं, ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है जब इसमें से क्वेश्चन ना बना हो। कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिशन के चैप्टर में से बनता ही बनता है, और विदाउट एनी डाउट बनता है। और बच्चा या तो वो छोड़ के जाता है या उसका क्वेश्चन गलत होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि दिमाग में एग्जामिशन याद नहीं रहती। तो बहुत सारी एग्जामिशन है, बट जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जामिशंस हैं वो सारी की सारी आज वाली क्लास में मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगा। एक दो बार आप खुद रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बट अगेन इस चैप्टर में आपके एफर्ट्स मेरे से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि आपके एफर्ट्स ही काम आएंगे। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब सबसे पहली बात करते हैं एग्जामिशन की। अब बहुत सारी एग्जामिशन यहां पे गवर्नमेंट ने दी हुई हैं। अब गवर्नमेंट कहती है काफी सारी सर्विस ऐसी हैं जो हमने जीएसटी में एग्जम्प्ट की हैं। अब उसको मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पहला एजुकेशन सर्विस है। अब गवर्नमेंट ने बोला एजुकेशन सर्विस जो है वो जीएसटी में एग्जम्प्ट है, बट सारी की सारी एजुकेशन सर्विस जीएसटी में एग्जम्प्ट नहीं है। एक बात बताओ, जैसे मान लो ये अगर मैं सर्विस की बात करूंगा तो ये भी तो एजुकेशन सर्विस है ना। माना मैंने तुमसे पैसे चार्ज नहीं किए, माना हमारी सारी डिवीजन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, बट रेगुलर बैच वाले बच्चे तो फीस पे करते हैं ना। अब रेगुलर बैच वाले बच्चे मुझसे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, और पढ़ना क्या है? एजुकेशन है। बट गवर्नमेंट ने कहा ये प्राइवेट एजुकेशन है, ये कोई स्कूल नहीं है, ये कोई कॉलेज नहीं है, तो ये एजुकेशन जो है वो एग्जम्प्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कोई भी एजुकेशनल सर्विस होगी उस पर गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी एग्जम्प्ट है, नहीं। गवर्नमेंट जीएसटी एग्जम्प्ट किस पे कहना चाह रही है कि जो भी स्कूल हैं या जो भी कॉलेज हैं उनकी जो सर्विस है, उनकी जो फीस है, उस फीस पे गवर्नमेंट कह रही जीएसटी एग्जम्प्ट है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि एजुकेशनल सर्विस तो बहुत सारी सर्विस होती हैं, बट सारी एजुकेशनल सर्विस पर एग्जामिशन नहीं है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, मेरी एजुकेशन सर्विस है, मेरी एजुकेशन सर्विस एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, उस पर जो फीस चार्ज होगी मुझे गवर्नमेंट को 18% के रेट से जीएसटी देना पड़ेगा। बट याद करो, जब तुम स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो स्कूल में तुमने फीस पे की। अब स्कूल में कई बच्चे गांव के स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, कई बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, उन्हें बीच में मिड डे मील मिलती है। अब मिड डे मील क्या होता है? जो खाने पीने का सामान होता है। अब तुम्हें वहां पर खाने पीने का सामान मिल रहा है तो उस पर भी जीएसटी नहीं है, तुम्हारी फीस पे भी जीएसटी नहीं है। फिर जो तुम्हारी बसेस चलती थी कि वो स्कूल वाले आते थे येलो कलर की बस लेके तुम्हें लेके जाते थे, तो वो पैसे चार्ज करते थे स्कूल वाले उस बस की ट्रांसपोर्टेशन के, उस पर भी जीएसटी नहीं है, वो सारी ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट है। फिर कई बार स्कूल में कैंटीन होती है, चेक करना उस कैंटीन पे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, जो भी तुमने पैसे दिए वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो नॉर्मली स्कूल और कॉलेज में जो सर्विस दी जा रही है, हर स्कूलों के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सर, बहुत सारे स्कूलों के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अब बहुत सारे स्कूलों के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अब एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की फीस होती है, चेक करो उस एंट्रेंस एग्जाम पे भी जीएसटी नहीं होता। अब कहना क्या चाह रहा हूं कि जो स्कूल हैं या जो कॉलेज हैं, नॉर्मली उनकी सर्विस गवर्नमेंट ने एग्जाम की है। जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर होते हैं या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी एजुकेशन की सर्विस देते हैं, बट उनकी सर्विस एग्जामिशन में नहीं होती। अब यहां पे गवर्नमेंट ने देखो क्या बोला, गवर्नमेंट ने कहा देखो एग्जामिशन 2 तरह की होती है, नोटिफिकेशन और स्पेशल ऑर्डर। नोटिफिकेशन मतलब अगर गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेकर आ रही है, उस नोटिफिकेशन से वो काफी सारे गुड्स और काफी सारी सर्विस एग्जाम्प्ट कर रही हैं। अब कौन कौन से गुड्स एग्जाम्प्ट है उसकी लिस्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, कौन कौन सी सर्विस एग्जाम्प्ट है उसकी लिस्ट हमारे सिलेबस का पार्ट है। और कुछ केस में अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये चीज भी हमें एग्जाम्प्ट करनी है तो गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर के थ्रू एक्सेप्शनल केसेस में एग्जाम्पशन निकाल सकती है कि हाँ इस केस में भी तुम्हें जीएसटी पे नहीं करना, बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ, देखो पहला एजुकेशन सर्विस है, तो पहली बात हो रही है स्कूल, और स्कूल कौन से? 12th तक के स्कूल, मतलब जो आपके हायर सेकेंडरी तक के स्कूल है उनकी बात हो रही है। फिर यहाँ पे कॉलेज की बात हो रही है। प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। अब अगर मैं स्कूल की बात करूंगा तो स्कूल में किसकी सर्विस की बात हो रही है? वो कह रहे हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इट मींस अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस, वहां सर प्राइवेट स्कूल एग्जाम्प्ट है, यस प्राइवेट स्कूल की फीस भी एग्जाम्प्ट है। स्कूल के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल तक के सारे स्कूल जो है वो एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में कवर होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट है। उन प्राइवेट स्कूलों की फीस पे जीएसटी नहीं है, क्योंकि एजुकेशन गवर्नमेंट के लिए स्कूलों की एजुकेशन ही होती है। ठीक है, चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे पब्लिक स्कूल है चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, उनकी फीस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा।
अब अगला पॉइंट देखो यहाँ पे जी, अब अगर मान लो सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं, अब अगर वो अपने स्टूडेंट को सर्विस दे रहे हैं, फैकल्टी को सर्विस दे रहे हैं, स्टाफ को सर्विस दे रहे हैं, अब सर्विस वो कैसे दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं, कैटरिंग की सर्विस दे रहे हैं, फिर एडमिशन की जो एडमिशन का एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी सर्विस दे रहे हैं, या जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हैं उसकी सर्विस दे रहे हैं, तो वो सारी की सारी सर्विस एग्जामिनेशन वाली कैटेगरी में है, उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर मैं कॉलेज की बात करूंगा, अगर मान लो सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर वो सर्विस दे अपने स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को, आज कॉलेज के भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आज कॉलेज के बच्चों के पास ऑनलाइन जर्नल आती हैं, अब ऑनलाइन जैसे आपको पता होगा मैगजीन्स आती हैं, तो आज कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, स्कूलों के बच्चों के पास नहीं आती, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं उनके पास हर महीने या हर 2 महीने या हर क्वार्टरली बेस पे जर्नल आती हैं कि उनका कॉलेज उनके लिए कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, प्लेसमेंट कब होंगी, कौन कौन सी कंपनी आ रही है, तो उस केस के अंदर भी गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी एग्जम्प्ट है। तो ये मोटी मोटी बातें आपके यहाँ पे निकल के आती हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना तो तुम्हें दिमाग में होना चाहिए कि भैया एजुकेशन की सारी सर्विस जो है वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। मैं अगेन बोलूंगा, ये मैंने बहुत कंसाइज फॉर्म में लिख रखा है ताकि तुम एग्जाम से पहले फटाफट से रिवीजन कर सको, इससे तुम्हारी रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब यहां पे फिर एक नई एंट्री इन्होंने इंसर्ट की है, अब ये पहले वो नहीं थी, ये नई एंट्री है। अच्छा, आपने कई बार देखा है कि कई स्कूलों के बाहर लिखा होता है एफिलेटेड बाय सीबीएसई, एफिलेटेड बाय स्टेट बोर्ड, तो एफिलेशन की जो सर्विस होती है, अच्छा अब ये एफिलेशन की सर्विस कौन देता है, ये गवर्नमेंट देती है। आपने कई स्कूलों के बाहर कंफर्म देखा होगा, वो स्कूल जो हैं उनके बाहर लिखा होता है कि ये स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड है। देखो उसने क्या लिखा है कि भैया अगर एफिलिएशन सर्विस दी जा रही है प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एजुकेशन बोर्ड और एनी अदर सिमिलर बॉडी, किसको दे रही है, टू स्कूल एस्टैब्लिश ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। मतलब अगर ये सर्विस गवर्नमेंट स्कूलों को दी जा रही है, प्राइवेट स्कूलों को दी जा रही है तो टैक्सेबल है, अगर ये सर्विस गवर्नमेंट स्कूलों को दी जा रही है ना तो वो टैक्सेबल है। आप अभी गूगल पे सर्च करना क्लास के बाद एफिलिएशन सर्विस या स्कूल एफिलेटेड बाय, तुम्हें कई सारे स्कूल दिख जाएंगे और कई सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं जिनको एफिलिएशन की सर्विस मिली हुई है जो एफिलेटेड बाय सीबीएसई हैं, तो उसके एफिलिएशन के पैसे चार्ज होते हैं, उस पैसे पर गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी एग्जम्प्ट है। बट अगर यही एफिलिएशन की सर्विस प्राइवेट स्कूलों को दी जा रही है तब वो सर्विस टैक्सेबल है। देखो यहां पे क्या लिखा है, ओनली गवर्नमेंट स्कूल कवर किए हैं, नॉन गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो यहां पे कवर नहीं है। और बहुत सारे एफिलिएशन का मतलब एक तरह से अप्रूवल हो गया, एफिलिएशन मतलब तरह से अप्रूवल, आपने कई बार देखा नहीं होगा, और बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो डीयू से एफिलेटेड हैं। अब हर कॉलेज थोड़ा डीयू है, दिल्ली, एक बात बताओ, तुम गार्गी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, तुम्हें डिग्री मिल रही है डीयू की, तुम अगर मान लो दिल्ली में कई सारे कॉलेज हैं, तुम वहां से पढ़ रहे हो, तुम्हें डिग्री मिल रही है डीयू की, क्यों डीयू की डिग्री मिल रही है तुम्हें, जब तुम्हें डिग्री मिलेगी तो डीयू की डिग्री मिलेगी, क्यों मिलेगी, क्योंकि वो सारे कॉलेज डीयू से एफिलेटेड है, वो सारे कॉलेज जो हैं वो डीयू से एफिलेटेड हैं, तो इसलिए तुम्हें डीयू की डिग्री मिल रही है, तो उस एफिलिएशन की बात कर रहे हैं जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी, क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? तो वो सर्विस जो है वो गवर्नमेंट के लिए एग्जामिनेशन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगी। बट अगर गवर्नमेंट स्कूलों की बात हो रही है तभी एग्जाम्ड है प्राइवेट स्कूल, और कॉलेज वाले केस में कोई भी एग्जामिनेशन एप्लीकेबल नहीं है जी। हाँ, एफिलेटेड बाय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगले पॉइंट पर आओ, फिर आ जाओ हेल्थ केयर सर्विस। अब हेल्थ केयर सर्विस में गवर्नमेंट कहती है जितने भी हॉस्पिटल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, अब हेल्थ केयर सर्विस में वो सारे के सारे एग्जामिनेशन है। अब अगर मान लो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके अपना हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो इतने सारे लोगों का इलाज हो रहा है वो सबका इलाज एग्जाम्प्ट है। गवर्नमेंट ने कहा हेल्थ केयर सर्विस एग्जाम्प्ट है, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, बट ये एग्जाम्पशन में कवर नहीं होंगी। बट हाँ, अगर मान लो कोई बच्चा जन्म से ही दिक्कत में है, उसकी प्रॉब्लम है, प्लास्टिक सर्जरी के बिना वो सही नहीं हो सकता, कॉस्मेटिक सर्जरी के बिना वो सही नहीं हो सकता, फिर गवर्नमेंट ने बोला उस केस में एग्जाम्प्ट है, उस केस में एग्जाम्प्ट। जैसे मान लो किसी का नोज में दिक्कत है, अब नोज में दिक्कत है, ईयर में दिक्कत है, लिप्स में दिक्कत है, उसके लिप्स कटे हुए हैं, उसके लिप्स को सही करना जरूरी है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो एग्जाम्पशन है। अब तुम अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए कि लड़की ब्यूटीफुल कर गई, चूल डुन 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 वो हरकतें कर रहे हो, मेरा नोज पतला कर दो जी, मेरे यहाँ पे डिंपल डाल दो जी, मेरे लिप्स थोड़े से पतले कर दो जी, तो अगर ये कई हीरोइन से, कई एक्ट्रेस से कराती हैं प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी अपने आप की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए, तो गवर्नमेंट ने कहा वो सब सर्विस टैक्सेबल है, वो हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट नहीं बनेंगे जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? वो हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट यहां पे नहीं बनेंगी, उसको हेल्थ केयर सर्विस से बाहर निकालेंगे, वो हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट नहीं है। अच्छा, फिर अभी तक क्या होता था, अभी तक हॉस्पिटल में जो रहने के रूम मिलते थे ना, तो रहने के रूम जो होते थे वो गवर्नमेंट कहती थी वो एग्जम्प्ट है।
आपको पता है आजकल हॉस्पिटल में रहने के जब पेशेंट एडमिट होता है तो उसको रूम मिलता है, प्राइवेट रूम मिलता है। आजकल कई हॉस्पिटल भी होटल बन चुके हैं और होटल भी 5 स्टार होटल बन चुके हैं। आजकल आप हॉस्पिटल में जाओ, पता क्या पूछते हैं, कौन सा रूम चाहिए, हाँ जी तुम्हारे इंश्योरेंस में कौन सा रूम कवर है, अगर उससे ऊपर वाला चाहिए ऊपर वाला रूम मिल जाएगा। अब वहां पे रेंट 10,000 पर डे, 10,000 पर डे का रेंट है, 20,000 पर डे। तुम्हें स्वीट रूम चाहिए 25,000 पर डे का रेंट है, तुम्हें लग्जरी रूम चाहिए 1 लाख पर डे। भाई साहब रेंट है, एक से एक रूम बने हुए हैं। हॉस्पिटल के रूम में जकूजी है, जकूजी मतलब वो बाथ टब जो गर्म हवाएं छोड़ता है, गर्म पानी छोड़ता है, भाई साहब ये हॉस्पिटल के अंदर है। बताओ अब बंदा वहां पे इलाज करवाने आ रहा है या भाई साहब नहाने के लिए आ रहा है। बट लोग करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जब इलाज करवाने के लिए आते हैं उनको बढ़िया बढ़िया रूम मिलते हैं। अब गवर्नमेंट को लगा है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, तो ये तो हमें सारा एग्जाम्प्ट करने पड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, देखो जी अगर तुम्हारा पर डे का किराया 5,000 तक है, अगर तुम्हारा पर डे का किराया 5,000 तक है तो एग्जाम्प्ट है। बट अगर किराया 5,000 से ज्यादा है ना पर डे का, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला वो सर्विस टैक्सेबल होगी। बट हाँ अगर तुम आईसीयू के अंदर भर्ती हो, आईसीयू हो गया, सीसीयू हो गया, आईसीसीयू हो गया, एनआईसीयू, जैसे एनआईसीयू जहां पर बच्चे रखे जाते हैं, फिर मतलब आईसीयू हो गया मतलब क्रिटिकल लोग जहां पे रखे जाते हैं, ऐसे सीसीयू थोड़ा सा और ऊपर लेवल का होता है, तो जहां पे आपकी लाइफ को बचाया जाता है। कहते नहीं कई बार बंदा आईसीयू के अंदर एडमिट है, तो गवर्नमेंट ने बोला वो उसका, अच्छा आईसीयू का भी पर डे का किराया होता है, आईसीयू का भी पर डे का 25,000 20,000 आईसीयू वाले चार्ज करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा वो एग्जम्प्ट है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब बंदा आईसीयू से बाहर आ गया फिर वो रूम में शिफ्ट हो गया, अगर किराया 5,000 से कम है, 5,000 तक है तो एग्जम्प्ट है। अगर किराया पर डे का 5,000 से ज्यादा है तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। फिर जो एम्बुलेंस की सर्विस है, एम्बुलेंस की सर्विस भी गवर्नमेंट ने बोला एग्जम्प्ट है। याद करो मैंने पहले भी कहा था मरे हुए की एम्बुलेंस शेड्यूल 3 में कवर होती है, जीएसटी नहीं है। पेशेंट की एम्बुलेंस एग्जम्पशन में कवर होती है। और अगर सड़कों में जितनी एम्बुलेंस जा रही हैं ये सारी फ्री की एम्बुलेंस नहीं है, ये पैसे चार्ज करती हैं, इन पैसों पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद फिर आपका हेल्थ केयर ऑफ बर्ड और एनिमल। आज पता आपको जो डॉगी होते हैं, जो मंकी होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके भी अलग क्लिनिक होते हैं, पेट क्लिनिक होते हैं। ऐसे वो भौंक रहे कर रहे होते हैं। फिर वो जो मंकी होते हैं तो इनके भी क्लिनिक होते हैं बहुत सारे। इनके पे तो तुम्हें क्या लग रहा है कि इंसानों के क्लिनिक होते हैं क्या? क्लिनिक जानवरों के भी होते हैं। तो उसकी सर्विस भी गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखी है। तो गवर्नमेंट ने बोला वो एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट ने बोला वो क्या है, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट हो गया, उसके बाद क्रिटिकल क्रूशियल केयर यूनिट हो गया। तो ये सब एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर हैं, ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन में डाल रखे हैं, ये सर्विस एग्जम्पशन में है, हेल्थ केयर की सर्विस। फिर आगे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जी। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन किसकी सर्विस, पैसेंजर की सर्विस। अब अगर कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर रहा है एरोप्लेन से बाय एयर, इकोनॉमी क्लास, नोट सारी क्लास, इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी क्लास एग्जाम है। बट कब, अगर तुम्हारा एम्बार्किंग पॉइंट या टर्मिनेटिंग पॉइंट इनमें से किसी लोकेशन पे है। कहां पे, किस लोकेशन पे है? अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और बगडोगरा। अगर तुम यहां से जा रहे हो या यहां पे तुम आ रहे हो तो गवर्नमेंट ने बोला जो भी बाय एयर ट्रेवल है वो इकोनॉमी क्लास का सारा एग्जाम है, बिजनेस क्लास एग्जाम नहीं है। अगर बिजनेस क्लास ले रहे हो तो टैक्सेबल है, इकोनॉमी क्लास ले रहे हो तो यहां से आना या यहां से जाना गवर्नमेंट ने कहा जी एग्जाम है। उसके बाद फिर देखो यहां पे जी, फिर गवर्नमेंट ने बोला कॉन्ट्रैक्ट कैरिज अदर देन एसी, स्टेज कैरिज अदर देन एसी, ये एग्जाम्प्ट नहीं, मतलब ये एग्जाम्पशन है। अब किसमें एग्जाम्पशन नहीं है? अगर ईसीओ के थ्रू बुकिंग कर रहे हो। अब एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज क्या होता है सर? अगर बात करूंगा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की, सर एम्बुलेंस शेड्यूल 3 में नहीं आती हैं, बट वो मरे हुए की आती है ना। जो इंसान मर गया उसकी एम्बुलेंस शेड्यूल 3 में आती है, जो इंसान अभी जिंदा है उसकी एम्बुलेंस जो है वो आपकी यहां पे आती है, क्या नाम है, इसमें एग्जाम्पशन में आती है। बगडोगरा जो है आई थिंक वेस्ट बंगाल के अंदर है, बगडोगरा जो है आई थिंक वेस्ट बंगाल के अंदर एक जगह है, तो वहां पर उसकी बात कर रहे हैं कि अगर वहां पे है तो वो एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में आएगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और स्टेज कैरिज में क्या फर्क होता है? जितनी भी वोल्वो बसेस होती हैं, जो आपकी वोल्वो बसेस हो गया, मर्सिडीज बेंज हो गया, जो एक लंबे रूट की बसेस होती हैं वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कैरिज होती हैं। स्टेज कैरिज का मतलब क्या होता है? जो हर स्टेज पे रुक के जा रही हैं, जो हर लोकेशन पे रुक के जा रही हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्टेज कैरिज बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर एसी है तो टैक्सेबल है, अगर नॉन एसी है तो फिर वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर होगा। ये बात ध्यान दो। तो नॉन एसी वाले केस में एग्जम्पशन है और एसी वाले केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला? टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होगा। ये पॉइंट यहां पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ। फिर
अदर सर्विस में क्या एग्जाम्प्ट है? इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज जो लैंड के बीच में वाटरवेज है उसके थ्रू सर्विस जो है वो गवर्नमेंट ने बोला यहां पे आपका एग्जाम्प्ट है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन टूरिज्म पर्पस, अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है पानी में अगर चल रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो नॉर्मल पैसेंजर को लेके आ जा रहा है वो एग्जाम्प्ट है। फिर मीटर कैब हो गया, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा जो ये होते हैं, मीटर कैब जो ओला कैब हो गया, उबर कैब हो गया, ई रिक्शा हो गया, जो ऑटो वाले घूम रहे हैं, ये सब एग्जाम्प्ट है। बट अगर ये सर्विस ईसीओ के थ्रू दी जा रही है तो एग्जाम्प्ट नहीं है। ईसीओ का मतलब क्या है? अगर मैंने ओला के थ्रू ऑटो बुक कराया, अगर उबर के थ्रू ऑटो बुक कराया, अगर रैपिडो के थ्रू ऑटो बुक कराया तो गवर्नमेंट का एग्जाम्प्ट नहीं है। अगर तूने बस बुक कराई रेड बस से या किसी और ऑनलाइन ऐप से तो एग्जाम्प्ट नहीं है। मतलब अगर डायरेक्ट बुकिंग करा रहा हूं तो एग्जाम्पशन में, अगर ये मैं सर्विस ईसीओ के थ्रू ले रहा हूं ना तो फिर एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। तो क्रक्स ये निकल कह रहा है कि अगर मैं सर्विस डायरेक्ट लूंगा तो एग्जाम्प्ट है, अगर मैं ये ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ये सर्विस लूंगा तो फिर गवर्नमेंट ने बोला एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, आपको इस पे जीएसटी देना पड़ेगा जी। हाँ, गवर्नमेंट वाली बसेस जो है जितनी भी हरियाणा रोडवेज की बसेस है, हरियाणा रोडवेज हो गया, पंजाब रोडवेज हो गया, यूपी रोडवेज हो गया, ठीक है, राजस्थान रोडवेज हो गया, ये सारी रोडवेज की बस जो है वो स्टेज कैरिज है, ये सारी की सारी एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में कवरेज। ठीक है, उसके बाद एक बार फिर रेलवे, अब रेलवे की सर्विस एग्जाम्प्ट है। अब रेलवे सारी एग्जाम्प्ट है। रेलवे तुम जनरल ट्रेन में सफर कर रहे हो, वो जो सी ऐसी ट्रेन होती है जिसमें झटके लगते हैं, नाक से नाक चिपकता है, ऐसे भाई साहब थोड़ा दूर हो जा, फिर धक्का मुक्की होती है, तो फिर गवर्नमेंट कहती है भाई ये सर्विस जो है ना ये एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। बट अगर तुम्हारा रेलवे एसी कोच है, चाहे फर्स्ट एसी है, सेकंड एसी है, थर्ड एसी है, अगर एसी कोच है तो टैक्सेबल है। या तुम्हारी ट्रेन फर्स्ट क्लास ट्रेन है, अब फर्स्ट क्लास जो ट्रेन चलती है वो नॉर्मली हिली एरिया में चलती है, हिल स्टेशन में से मान लो ऊटी है। अब मेरे को नहीं पता, हमने कभी देखा नहीं देखा, ऊटी में टॉय ट्रेन चलती है। अब ऊटी में टॉय ट्रेन चलती है, उसमें फर्स्ट क्लास की टिकट होती है, तो फर्स्ट क्लास की टिकट टैक्सेबल है, एसी कोच टैक्सेबल है, तो गवर्नमेंट उसकी बात कर रही है। फिर आगे देखो रही मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे सब एग्जाम्प्ट है। मेट्रो में सफर कर रहे हो, ठीक है, मोनोरेल हो गया, मोनोरेल क्या होता है, ये चलती है मुंबई के अंदर, कलकत्ता के अंदर, ठीक है। ट्रैमवे एक 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 पटरी होती है, उस पे ट्रैमवे, सॉरी आपने कभी देखा होगा कलकत्ता में जो सड़कों के ऊपर पटरी नहीं होती, पहले पता है दिल्ली के अंदर भी चांदनी चौक में ट्रैमवे चलता था, जो सड़कों के ऊपर मतलब नीचे नीचे सड़कों के ऊपर एक पटरी होती है, उसके ऊपर वो बड़ी बड़ी रेड रेड कलर की बसेस चलती हैं। आपने कभी इंडिया से बाहर कभी देखो, पहले इंडिया में भी वो चलती थी और आज कलकत्ता के अंदर भी चलती हैं, उसको ट्रैमवे बोलते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा वो भी एग्जाम्प्ट है। फिर जो प्लेटफॉर्म टिकट होती है, आज लोग प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं, आज लोग प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं, प्लेटफॉर्म जीएसटी से एग्जाम्प्ट है। फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम, जो वेटिंग रूम नहीं होते, अब कई वेटिंग रूम एग्जाम्प्ट होते हैं, कई वेटिंग रूम जो होते हैं वो पैसे चार्ज करते हैं, तो जो पैसे चार्ज हो रहे हैं वो गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी एग्जाम्प्ट है। क्लोक रूम सर्विस, जहां पे तुम बैग रखते हो, एक तरह का लॉकर हो गया, लॉकर सर्विस हो गया, तो उसकी सर्विस भी गवर्नमेंट ने बोला एग्जाम्प्ट है। फिर बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस, जो बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस चलती हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर, जो कार सर्विस चल रही होती हैं जो बैटरी ऑपरेटेड हैं, वो भी सारे की सारी सर्विस एग्जाम्प्ट है। और फिर सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन जोन या डिवीजन टू अनदर जोन और डिवीजन, एक जोन से दूसरी जोन में अगर कोई सर्विस दी जा रही है रेलवे डिपार्टमेंट को, मान लो स्टेट गवर्नमेंट, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, ठीक है, रेलवे डिपार्टमेंट आपस में सर्विस दे रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो सारी सर्विस एग्जाम्पशन में। ये ग्रीन वाला पार्ट जो है नया है, ये पहले नहीं था जी, ये पहले नहीं था। स्लीपर क्लास की टिकट बुक की विदाउट एसी तो उसमें जीएसटी लगा था ना, उसमें जो तुम्हारी इंटरनेट चार्जेस होंगे, मतलब जो तुम्हारी वो प्लेटफॉर्म चार्जेस होंगे उसमें लगा होगा सब, आप चेक करना पूरी वैल्यू पे नहीं लगा होगा। अमन बिल्कुल गलत कह रहा है, मैं नहीं मान सकता। जो प्लेटफॉर्म चार्जेस होंगे, जो तुमने ऑनलाइन टिकट बुक करवाई होगी उस पर लगा होगा, ट्रेन की टिकट पे लग ही नहीं सकता। आप कैलकुलेट करके देखना, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें नहीं लगा होगा। स्लीपर क्लास पे नहीं लगता, स्लीपर क्लास हो गया, सेकंड क्लास हो गया, इस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो एसी कोच पे लगेगा या फर्स्ट क्लास पे लगेगा, स्लीपर क्लास पे जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ वही ना समृति, पहला पॉइंट मेरे बच्चे ये कह रहा है कि जो एसी कोच है ना, एसी चाहे फर्स्ट क्लास हो, चाहे सेकंड क्लास हो, चाहे थर्ड क्लास हो, एग्जाम्पशन में नहीं है, टैक्सेबल है। फिर अगर कोई फर्स्ट क्लास टिकट है, फर्स्ट क्लास होता है नॉन एसी, बट उसकी किराया जो है वो एसी के बराबर होता है, और वो कहां चलती हैं, हिली एरिया में चलती हैं, जैसे ऊटी में हो गया, मनाली में हो गया, कई जगह पे टॉय ट्रेन चलती हैं, उस टॉय ट्रेन में फर्स्ट क्लास की टिकट मिलती है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो टैक्सेबल है।
तो या तो एसी कोच टैक्सेबल है या फर्स्ट क्लास टैक्सेबल है, बाकी जो नॉर्मल रेलवे है चाहे स्लीपर क्लास है, सेकंड क्लास है, जनरल क्लास है, वो सारी एग्जम्प्ट है, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं है। हाँ, ऑनलाइन करने पर वैल्यू पे नहीं लगेगा मेरे बच्चे, जो कन्वीनियंस फीस चार्ज करते हैं ना, उस प्लेटफॉर्म की फीस चार्ज करते हैं, उस पे लगेगा। टिकट की वैल्यू पे कभी नहीं लगेगा, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो। बट ऑफलाइन करोगे कन्वीनियंस फीस नहीं है, ऑनलाइन करने पर होती है, तो उस पर जीएसटी लगा होगा, आप चेक करना जी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ ध्यान से जी। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखो, अब नेक्स्ट सर्विस हमारी कौन सी निकल के आ रही है। अब नेक्स्ट सर्विस हमारी यहां पे आ रही है चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट एक्टिविटी वाली, ये सर्विस पे आओ जी। अब जितने भी मान लो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, गवर्नमेंट ने बोला इन सब की सर्विस भी एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं या रिलीजियस ट्रस्ट हैं, उनकी सर्विस भी एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। तो देखो यहाँ पे अगर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है बाय एन एंटिटी जो रजिस्टर्ड है 12AA और 12AB के अंदर, तो गवर्नमेंट ने बोला एग्जम्पशन में है। फिर सर्विस बाय ए पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट एनी रिलीजियस सेरेमनी, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, जोर से बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई जय मां शेरा वाली, ये तेरा शेर आ गया अपने खून से नहलाने, तेरा बेटा आ गया, राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। ये जो जागरण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, समागम कर रहे हैं, पूरी रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट की जा रही है, तो गवर्नमेंट ने बोला ये जो पंडित पैसे लेते हैं ना, इन पे कोई जीएसटी नहीं है। रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस फॉर जनरल पब्लिक नॉट एग्जम्प्ट, मतलब जो आपको पता है कई बड़े बड़े रिलीजियस प्लेस हैं, उन पे काफी बड़ी बड़ी जगहें होती हैं सर, उनके इतने बड़े बड़े पंडाल हैं। अब पंडालों में शादियां की जा रही हैं, पंडालों में वो क्या नाम है, मरने के बाद रस्म पकड़ी होती है, रस्म पकड़ी की जा रही है, पंडालों में बाहर से कोई एग्जीबिशन किया जा रहा है, तो मंदिर वाले भी पैसा कमा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने बोला जो ये रेंटिंग की सर्विस है एग्जम्प्ट नहीं है। कब? अगर तुम रूम रेंट दे रहे हो और किराया 10,000 और मोर चार्ज कर रहे हो, तो भाई वो टैक्सेबल है। अगर तुमने प्रीमाइस दी, मतलब प्रीमाइस दी, तुमने पूरा होल किराए पर दिया और किराया 10,000 पर डे से कम है तो एग्जम्प्ट है, 10,000 और मोर है तो टैक्सेबल है। अगर तुमने मंदिर की शॉप, मान लो मंदिर की दुकान है, वो शॉप तुमने किराए पर दी और पर मंथ किराया 10,000 या उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल है। तो सिंपल सी बात है, अगर इससे कम है तो एग्जम्प्ट है, अगर इतना या इससे ऊपर है तो वो टैक्सेबल होगा। और मंदिर में बहुत सारी दुकानें किराए पर मिलती हैं, मंदिरों में बहुत सारे हॉल किराए पर मिलते हैं, तो गवर्नमेंट उसी की बात कर रही है। और कई धर्मशालाएं हैं, मंदिरों में धर्मशाला किराए पर मिलती है और धर्मशाला के पैसे चार्ज होते हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर धर्मशाला का रेंट बहुत सस्ता है, 2,000, 3,000, 4,000, अगर गवर्नमेंट ने बोला पर डे का है तो एग्जम्प्ट है। यहां पर डे की बात हो रही है, यहां पर डे की बात हो रही है, यहां पर मंथ की बात हो रही है, तो शॉप वाले केस में पर मंथ की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखो फिर एग्रीकल्चर, अच्छा फिर आगे और यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या है जी, फिर आगे जो आपका हज की यात्रा है और कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, तो गवर्नमेंट ने वो यात्रा जो है वो एग्जम्प्ट कर रखी है जी। ठीक है, जैसे दो अथॉरिटी हैं KMVN दैट इज कुनाल मंडल विकास निगम और हज कमेटी, ये दोनों यात्रा कराती हैं, मानसरोवर कैलाश की और हज की यात्रा करवाती हैं, तो ये पैसे चार्ज करती हैं यात्रा करवाने की, ये एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। फिर अगर मान लो ट्रेनिंग और कोचिंग की सर्विस दे रहे हैं, किससे रिलेटेड? एक्टिविटी रिलेटेड टू आर्ट कल्चर बाय इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एक्टिविटी। तो अगर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी या चैरिटेबल ट्रस्ट अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहा है, उसके लिए फीस चार्ज कर रहा है, तो वो भी गवर्नमेंट ने बोला सारी एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में है। ठीक है, तो ये सर्विस हमारी चैरिटेबल आ रही है। उसके बाद एक और एग्रीकल्चर सर्विस में कौन कौन सी आ रही है? अब एग्रीकल्चर सर्विस में अगर आपने राइस या किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की लोडिंग करवाई है, अनलोडिंग करवाई है, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, ये सारी एग्जम्प्ट है। राइस और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जी 1,000 रूम रेंट में मैंने कितना लिखा है और 10,000 लिख दिया गया, 1,000 है यहाँ पे एक बार 1,000 कर लेना जी। यहाँ 10,000 लिखा हुआ है, रूम रेंट जो है 1,000 पर डे है। रूम रेंट को 1,000 कर लेना जी, यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है, 1,000 कर लेना जी। कुमान मंडल विकास निगम, ये KMVN की बात हो रही है जी, ये जो KMVN है ये उसकी बात हो रही है। आप प्लीज सितंबर तक YouTube
से हटाना, ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, ठीक है। अगले पॉइंट पर आओ जी, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। देखो जी, अब अगर मान लो राइस है, राइस और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसकी लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, ये सारी सर्विस गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर रखी है। फिर वेयर हाउसिंग की सर्विस किसकी? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आज जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मान लो हनी है, अब हनी क्या है? एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो उसकी वेयर हाउसिंग गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर रखी है। फिर सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सब की वेयर हाउसिंग जो है वो गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर रखी है, इनके चार्जेस पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लिव स्टॉक, ये होता है नकली बच्चे पैदा करना या नकली बच्चे पैदा करवाना, इसकी जो सर्विस होती है तो गवर्नमेंट ने बोला वो भी एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में है। फार्म लेबर की सप्लाई, अब अगर फार्म लेबर है, जो लेबर काम करती है अपना उसके अंदर, अपना खेतों के अंदर, विलेज के अंदर, तो गवर्नमेंट ने बोला फार्म लेबर की जो सप्लाई है उसकी सर्विस पर जो जीएसटी होगा वो एग्जम्प्ट है जी। फिर एग्रीकल्चर ऑपरेशन, कल्टीवेशन हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन हो गया, टेस्टिंग की सर्विस हो गया, थ्रेशिंग की सर्विस हो गया, ये सारे सर्विस एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवरेज। सर रूम रेंट लेस देन 1000 है, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा? करवाना पड़ेगा जी आपको, ठीक है जी। उसके बाद देखो यहाँ पे, अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड सप्लाई में डील कर रहे हो तब करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, अब अगर मेरा काम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस का है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का है, तो गवर्नमेंट ने बोला वो सर्विस पे एग्जम्पशन में कवर है। फिर रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी या वेकेंटेंट, अब एग्रो मशीनरी क्या होती है? जो बड़ी बड़ी एग्रो मशीनरी नहीं होती जिनसे फसलें कटती हैं, आपको भी गांव के अंदर देखना, वो येलो येलो कलर की बड़ी बड़ी मशीनरी होती है जिनसे फसलें कट रही होती हैं, तो गवर्नमेंट ने बोलो वो एग्रो मशीनरी रेंट पे दी जा रही है। या लैंड, वेकेंट लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किराए पर दी गई है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो भी एग्जम्पशन वाली कैटेगरी पे है, उस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सारी की सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विस है। अब मैं एक बात बता दूं, मेरा कंट्रीब्यूशन 0% है, इसमें 99% कंट्रीब्यूशन तुम्हारा है। मैं फिर कह रहा हूं, तुम भूल जाओगे, क्लास खत्म होगी तुम भूल जाओगे, ये याद कब आएंगी? ये जब तुम इसको कई बार पढ़ोगे। मुश्किल कुछ नहीं, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट ही तो करना है यार, इसमें कौन सा मुश्किल बात नहीं, याद मेन याद करने वाली बातें आपको बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। अगले पॉइंट पर आओ जी, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। देखो यहां पे जी, अब अगला गवर्नमेंट कह रही है सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विस है जी, अब गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विस है, तो सारी सर्विस हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट सर्विस है एक बार वो पढ़ लेते हैं। तो पहला, अगर सर्विस बाय ओल्ड एज होम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या एंटिटी जो रजिस्टर्ड है 12AA और 12AB के अंदर, और बहुत सारे ओल्ड एज होम है, मैं दोबारा बोलूंगा, और बहुत सारे ओल्ड एज होम है, मतलब वृद्ध आश्रम है, जहां पे बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला वो एग्जम्प्ट है। बट जो लोग रह रहे हैं उनकी एज 60 साल या उससे ऊपर होना चाहिए, और कंसीडरेशन जो आप उनसे चार्ज कर रहे हो वो 25,000 पर मंथ तक होना चाहिए। अगर उनसे ज्यादा पैसा चार्ज करो फिर वो एग्जम्पशन में थोड़ा, फिर तो तुम्हारा धंधा है, फिर तो तुम्हारा बिजनेस है। अगर कंसीडरेशन 25,000 तक है और तुम्हारा ओल्ड एज होम है और एक गवर्नमेंट का है, तो सारा का सारा एग्जम्प्ट है। और वृद्ध आश्रम भरे पड़े हैं, और वृद्ध आश्रम जो है ना सर भरे पड़े हैं, मतलब इतने इतने नालायक लोग भी दुनिया में हैं कि जो अपने पेरेंट्स को वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ रहे हैं, या वो खुद अपनी मर्जी से जा रहे हैं, तो भी हमारे लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है कि वो क्यों हमें छोड़ के जा रहे हैं। बट भरे हुए हैं, और वृद्ध आश्रम बहुत कम पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही और खोलो और खोलो और खोलो, तो वो सर्विस गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन में डाली हुई है। फिर आज आप पासपोर्ट बनवा रहे हो, वीजा बनवा रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, डेथ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, ये सारी सर्विस एग्जम्प्ट है। इसकी जो भी फीस है वो गवर्नमेंट ने कहा सारी एग्जम्प्ट है, जो भी फीस है वो सारी एग्जम्प्ट है। उसके बाद सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडेशन और डैमेज इज पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या, आज मान लो एक कंपनी है एल&टी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया सड़क बनाने का, उसने टाइम पर कंप्लीट नहीं किया। अब टाइम पर कंप्लीट नहीं किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे बर्दाश्त कर रही है और टॉलरेट कर रही है, और उस टॉलरेट करने की एल&टी से फीस चार्ज कर रही है, तो गवर्नमेंट ने बोला उस फीस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। तो जो भी पैसा नॉन परफॉर्मेंस के लिए मिलेगा, जो भी पैसा टॉलरेट करने के लिए मिलेगा, तो फीस को हम जीएसटी में एग्जम्प्ट करेंगे। उस फीस पर गवर्नमेंट करी कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है।
उसके बाद एक बार बैंकिंग और फाइनेंशियल में इंटरेस्ट और डिस्काउंट, मैंने पहले भी कहा था इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो होता है वो एग्जम्प्ट होता है। फिर याद करो जो करेंसी एक्सचेंज होती है, अब जो मनी हो गया जैसे रुपीज से डॉलर, डॉलर से रुपीज, तो अगर बैंक टू बैंक डील कर रहे हैं एग्जम्प्ट है। अगर बैंक टू ऑथोराइज डील एग्जम्प्ट कर रहे हैं, ऑथराइज डीलर से बैंक एग्जम्प्ट कर रहे हैं, या ऑथराइज डीलर से ऑथराइज डीलर अगर आपस में डीलिंग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने बोला एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर। अगर तुम कस्टमर से मनी चेंजिंग की सर्विस लोगे तो टैक्सेबल है। बैंक टू बैंक, बैंक टू एडी, एडी टू बैंक और एडी टू एडी, ये सारी के सारी सर्विस एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आती है। फिर अगर आपने अकाउंट होल्ड किया हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना, अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है टोलरेटिंग सप्लाई ऑफ, हाँ टोलरेट करना सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, बट वो अगर ये टोलरेट करना है गवर्नमेंट वाला केस है तो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर देना। मोदी जी बार बार कहते हैं हमने गरीबों के इतने लाख गरीब लोगों के खाते खुलवाए प्रधानमंत्री जनधन योजना में, और याद है ना 15-15 लाख रुपए आने थे कि 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में डालूंगा। वो 15-15 लाख रुपए भी रास्ते में अटके हुए हैं, थोड़ा सा ब्लॉक कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, तो 15 लाख रुपए डालने के लिए मोदी ने खाते खुलवाए थे, तो उन खातों की बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्प्ट है सारे। फिर अगर सिंगल ट्रांजैक्शन अप टू 2000 थ्रू, अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो और वो ट्रांजैक्शन 2000 रुपए तक की है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी एग्जम्प्ट है। अगर ट्रांजैक्शन 2000 से ज्यादा की है फिर वहां पे जीएसटी की बातें होती हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है नहीं। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट पे यहां पे आओ, कंस्ट्रक्शन की सर्विस। अब कंस्ट्रक्शन की सर्विस पर गवर्नमेंट कह रही जीएसटी एग्जम्प्ट है। अब कंस्ट्रक्शन की सर्विस पे जीएसटी एग्जम्प्ट कब है? अगर ये रेजिडेंशियल यूनिट के लिए और सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, नोट आप किसी सोसाइटी में अगर कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रहे हो चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, जीएसटी लगेगा। तुम्हारा इकलौता घर है, मैं दोबारा बोलूंगा इकलौता घर है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उस घर के लिए सर्विस मिल रही है तो एग्जम्प्ट है। देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू ए सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज ए पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। अगर वो किसी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, मतलब किसी सोसाइटी का पार्ट है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन है तो टैक्सेबल है। अगर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट की कंस्ट्रक्शन की सर्विस दी जा रही है तो गवर्नमेंट ने कहा एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन की सर्विस है इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, ऑल्ट्रेशन, ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और इनहेंसमेंट अंडर द हाउसिंग एट ऑल फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना। अब आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गवर्नमेंट कई बार कहती है कि हमने इतने घर लोगों को, गरीबों को बांटे। आपने कभी सुना नहीं भाई, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट भी कहती है हमने इतने घर गरीबों को बांटे। ये सारे के सारे घर बन रहे हैं, किसमें बन रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रिनोवेशन कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो ये पैसे चार्ज कर रहे हैं, इन पैसे पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बन रहे हैं। उसके बाद जी अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी, आपको मैंने पहले भी बोला था इलेक्ट्रिसिटी या ट्यूबवेल, जो आपने देखोगे ट्यूबवेल जो होते हैं खेतों के अंदर ट्यूबवेल लगे होते हैं, तो उसमें या इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी वर्क अप टू ट्यूबवेल ऑफ फार्मर फॉर एग्रीकल्चर यूज, तो मतलब एग्रीकल्चर यूज के लिए अगर आप इसका यूज कर रहे हैं ट्यूबवेल का या इलेक्ट्रिसिटी का, तो गवर्नमेंट ने बोला एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है, उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। अब ये इंश्योरेंस बिजनेस की सर्विस मैंने यहां पे क्रॉस की हुई है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। पढ़ना है तो वैसे पढ़ सकते हो, बट एग्जाम के लिए इतना कोई काम की नहीं है। अब जीटीए की सर्विस ऑलरेडी हमने आरसीएम के साथ में यहां पे डिस्कस की हुई थी। उसके बाद यहां पे जनरल इंश्योरेंस की सर्विस मैंने क्रॉस किया हुआ है, एग्जाम में किसी काम की है नहीं है। अगेन स्पेसिफाइड बॉडी, इसकी सर्विस पर भी क्रॉस किया हुआ है, एग्जाम में किसी काम की है नहीं। अब बिजनेस फैसिलिटेटर और कोरस्पोंडेंट, अच्छा याद है आपको ये सर्विस हमने आरसीएम के अंदर भी की थी। याद करो अगर बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस देता है बैंक को तो आरसीएम लगेगा, और बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस देते हैं तो आरसीएम लगेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, जो हमने 5 सर्विस की थी बैंकिंग सेक्टर वाली, अरे नाला को याद करो, रिकवरी एजेंट हो गया, इंडिविजुअल डीएसए हो गया, बिजनेस फैसिलिटेटर हो गया, फिर बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट हो गया, फिर ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर हो गया, वो सर्विस। अब एक बच्चा कह रहा है सर बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस हो या बिजनेस कोरस्पोंडेंट की सर्विस हो, वो तो आपने आरसीएम में डाली थी, तो एग्जम्पशन में क्यों आ गई? अब गवर्नमेंट ने कहा अगर ये सर्विस रूरल एरिया में जो बैंक हैं
उनको दी जा रही है ना, तभी एग्जम्पशन में है। तो ये सभी टैक्सेबल है। अगर इनकी ब्रांचेस अर्बन एरिया में है, उनको सर्विस मिल रही है तो टैक्सेबल और आरसीएम में टैक्सेबल है। अगर ये ब्रांचेस रूरल एरिया में है तो एग्जम्प्ट है। तो वही बात यहां पे लिखी है, अगर ये रूरल एरिया में है, उससे रिलेटेड अगर ये सर्विस दे रहे हैं तो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है, बस ये पर ध्यान दो। तो अगर एग्जम्पशन में है तो जीएसटी नहीं लगेगा, आरसीएम का मतलब ही नहीं है। अगर अर्बन एरिया में है फिर टैक्सेबल है, जीएसटी लगेगा और आरसीएम में लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। उसके बाद देखो आगे, अब यहां पे ये पॉइंट मैंने यहां पे, अच्छा पेंशन, अब जो आपकी अटल पेंशन योजना है या एनी पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है। अच्छा अटल पेंशन योजना समझ गए, याद करो इनकम टैक्स में सैलरी का चैप्टर जहां पे हम पढ़ते थे एनपीएस, याद है, न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम, उसको ही अटल पेंशन योजना कहते हैं। तो अटल पेंशन योजना है मतलब न्यू पेंशन स्कीम है या नेशनल पेंशन स्कीम है तो वो एग्जम्प्ट है। अगर कोई पेंशन स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की है तो भी एग्जम्प्ट है। ये मैंने यहां पे क्रॉस कर रखा है जी। ठीक है, एक पॉइंट बस यहां पे आपको ध्यान देना है, ये वाला, आज कई सारी ट्रेनिंग सर्विस हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसा को पता है, जो लोग आईएएस बन जाते हैं, जो लोग आईआरएस बन जाते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देने चार्टर्ड अकाउंटेंट जाते हैं, जो जिनको टैक्स की नॉलेज होती है, उनको वो ट्रेनिंग देने जाते हैं। अब उसका खर्चा गवर्नमेंट भी बियर करती है, हम भी बियर करते हैं। अब यहां पे गवर्नमेंट कहती है ट्रेनिंग सर्विस इफ 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटी, तब एग्जम्प्ट है। मतलब अगर कोई ट्रेनिंग सर्विस है और गवर्नमेंट करी हम इसका 80% खर्चा उठाने को तैयार हैं, 80% खर्चा हम उठाएंगे, तो गवर्नमेंट का एग्जम्प्ट है। अगर टोटल खर्चे का 75% से कम गवर्नमेंट उठा रही है तो फिर वो टैक्सेबल है। तो आज जो आईआरएस हो गया, आईपीएस हो गया, इनको ट्रेनिंग दी जाती है बाद में, टैक्सेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। और नॉर्मली ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया या अगर टैक्स की नॉलेज आपको है, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, सीएम में हो गया, तो वो भी इनकी ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है ट्रेनिंग देने के लिए कौन जाएगा, बट नॉर्मली अगर वहां पे आप जाके ट्रेनिंग देते हो तो खर्चा गवर्नमेंट इंकर करती है। अगर 75 से कम इंकर कर रही है तो जीएसटी है, अगर 75 और मोर है तो जीएसटी नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो जी अगले पॉइंट है यहाँ पे, लीगल सर्विस हमने आरसीएम में डिस्कस की थी, स्पॉन्सरशिप वाली सर्विस भी आरसीएम में डिस्कस हमने वहां पे कर ली थी। अब एक ये सर्विस है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है, परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट। अब आप बताओ, यहां पे गवर्नमेंट कह रही है अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, कौन सा, कोई डांस नहीं, फोक और क्लासिकल म्यूजिक डांस, मतलब ये नहीं उई गर्मी गर्मी नहीं, यो 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 हनी सिंह, यो हनी, ये नहीं परफॉर्मेंस। बोल ता थई थई था, ता थई थई था, ता थई थई था, ता थई थई था, ता ता था ता था ता था ता। ये जो ये कथक हो गया, भारतनाट्यम हो गया, ये फोक डांस है। बात सुनो, ये फोक डांस है, ये फोक डांस नहीं है भैया, ये तो तुम्हारी अलग ही खतरनाक लेवल के डांस चल रहे हैं। तो फोक डांस, क्लासिकल डांस, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला एग्जम्प्ट है अगर पेमेंट जो तुम ले रहे हो 1.5 लाख तक ले रहे हो। बट अगर एज ए ब्रांड एम्बेसडर तुम सर्विस दे रहे हो तो भाई वो टैक्सेबल है। फिर एज ए ब्रांड एम्बेसडर अगर तुम सर्विस दे रहे हो तो वो टैक्सेबल है। पर अगर फोक और क्लासिकल डांस कर रहे हो, 1.5 लाख तक का कंसिडरेशन है तो गवर्नमेंट ने कहा एग्जम्प्ट है। अगर इसके अलावा कोई डांस, जैसे बच्चे ने बोला नागिन डांस है, तो भैया वो टैक्सेबल है। बच्चा कह रहा है जो क्रॉस करवाया वो नहीं आएगा। भाई साहब पेपर मैंने नहीं बनाया, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने थोड़ा, अगर मैंने बनाया होता तो फिर मैं इतनी सारी भी क्यों कराता। फिर तो कहता हेल्थ केयर सर्विस में रूम वाला पॉइंट आएगा, वो कर लो। एग्रीकल्चर में राइस की लोडिंग अनलोडिंग वाला पॉइंट आएगा, वो कर लो। फिर तो मैं ऐसे नहीं बोलता नालायक। बच्चा कह रहा पेपर में नहीं आएगा क्या, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। उसको तुम थोड़ा सा साइड में भी रख सकते हो, क्योंकि जितना मैं करा रहा हूं अगर उतना भी पढ़ लोगे ना तो भी तुम्हारे 5 नंबर में से 3-4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक और, अब एक बात मेरे को बताना, अब जो तुम यहां पे जाते हो, अब यहां पे तुम सर्कस वर्कस देखने जा रहे हो जी, ठीक है। अब यहां पे देखो जी, अब यहां पे देखो जी, एडमिशन टू, अगर आप एडमिशन ले रहे हो म्यूजियम में, नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा एग्जम्प्ट है। फिर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 और रेलिवेंट स्टेट लॉ। मतलब गवर्नमेंट कहना चाह रही है जो आपके टाइगर रिजर्व हैं, जो आपके जू हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जो म्यूजियम है, जो नेशनल पार्क हैं, इसकी जितनी मर्जी एंट्री टिकट हो एग्जम्प्ट है। अब गवर्नमेंट कह रही कुछ जगह पर 500 रुपए की लिमिट है,
अब क्या लिमिट है जी, अगर एडमिशन टू एन इवेंट और प्लेस वेयर द एंट्री फी इज नॉट मोर देन 500 पर पर्सन, अगर तुम्हारी एंट्री टिकट 500 रुपए पर पर्सन तक है, इसके ऊपर नहीं है तो एग्जम्प्ट है। अब 500 रुपए की लिमिट कहां कहां चेक करनी है, सर्कस में तुम जा रहे हो, डांस परफॉर्मेंस, थिएटिकल परफॉर्मेंस जैसे ड्रामा हो गया, अवार्ड फंक्शन हो गया, आईफा अवार्ड हो गया, ठीक है, उसके बाद कॉन्सर्ट्स हो गया, दिलजीत दोसांझ, और पंजाबी आगे ओए, पंजाबी आगे, फिर पेजेंट हो गया, म्यूजिकल परफॉर्मेंस मतलब अरिजीत सिंह की म्यूजिकल परफॉर्मेंस है, कोई उसका कंसर्ट है, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, सुन रही है ना तू रो रहा हूं मैं, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी बातें हो गई। फिर अनरिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट नहीं हो रहा, अनरिकॉग्नाइज सपोर्टिंग इवेंट। फिर रिकॉग्नाइज सपोर्टिंग इवेंट, तुम आईपीएल देखने जा रहे हो, तुम इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने जा रहे हो, तो इसकी एंट्री टिकट 500 तक है तो एग्जाम है, 500 से ऊपर तो टैक्सेबल है। उसके बाद प्लेनेटेरियम, तो गवर्नमेंट ने बोला ये सारी कैटेगरी पर 500 रुपए की लिमिट है, अलग अलग 500 रुपए तक है तो एग्जाम है, उसके ऊपर की टिकट है तो टैक्सेबल है। और बाकी हाँ, म्यूजियम, नेशनल पार्क, जू, टाइगर रिजर्व, इसमें कोई लिमिट नहीं है, उसमें जितनी मर्जी एंट्री टिकट हो सारी की सारी एग्जाम है, बस ये पर ध्यान दो। ये आपकी लिमिट 500 रुपए वाले केस में है, ठीक है जी। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये वाला पॉइंट यहां पे निकल के आता है, ये वाला पॉइंट में सिर्फ ये वाला पॉइंट आपको करना इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सोसाइटी होती है, हाउसिंग सोसाइटी होती है, हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर से मेंटेनेंस चार्ज करती है। अगर ये मेंटेनेंस तुम्हारी पर मंथ की 7500 तक है तो एग्जम्प्ट है। अगर ये हाउसिंग सोसाइटी जैसे आरडब्ल्यूए अगर अपने मेंबर से मेंटेनेंस चार्ज कर रही है और 7500 पर मंथ से ज्यादा है तब जीएसटी लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। चलो बहुत बढ़िया पीयूष, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे आ जाओ, अदर एग्जम्प्टेड सर्विस, और कौन कौन सी एग्जम्पशन है इसको अच्छे से कर लेना जी। अदर एग्जम्प्टेड सर्विस को अच्छे से कर लेना जी, अदर एग्जम्प्टेड सर्विस को अच्छे से कर लेना। अब देखो यहां पे क्या क्या है। पहला, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर पर्सनल यूज एक्सक्लूडिंग रेंटल टू रजिस्टर्ड पर्सन फॉर बिजनेस पर्पस। आपको मैंने पहले भी कहा था, अगर रहने वाला घर रहने के लिए किराए पर दोगे तो एग्जम्प्ट है, अगर रहने वाला घर बिजनेस करने के लिए किराए पर दोगे तो वो टैक्सेबल है, वही बात यहां पे लिखी है। फिर हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू स्टेट ट्रांसपोर्ट लोकल अथॉरिटी और जीटीए। अब अगर आप इनको सर्विस दे रहे हो, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है, जो स्टेट जैसे मान लो डीटीसी बसेज हैं, अगर आप इनको किराए पर दे रहे हैं, ठीक है, या हम जीटीए ट्रक वालों को ये किराए पर दे रहे हैं, क्या किराए पर दे रहे हैं, मोटर व्हीकल, तो गवर्नमेंट ने बोला वो एग्जम्प्ट है। आज अगर मैं गवर्नमेंट को या जीटीए वालों को ट्रक बसेस किराए पर दे रहा हूं तो गवर्नमेंट ने कहा वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। फिर जो टोल चार्जेस हैं, जो तुम टोल चार्जेस सोच, नहीं जी सीए फाइनल को मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है, सीए फाइनल को नहीं, सीए इंटर वाले बच्चों को और सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के मेरे रेगुलर बैचेस चलते हैं। सीए इंटर के अल्टीमेट सीए में चलते हैं और सीएस एग्जीक्यूटिव के मेरे खुद की एकेडमी है वीजी स्टडी हब के नाम से, वहां पे चलते हैं, ठीक है जी। चलो अब यहां पे देखो, जो टोल चार्जेस हैं, तो टोल चार्जेस गवर्नमेंट ने बोला एग्जम्प्ट हैं, टोल चार्जेस पर भी कोई जीएसटी नहीं है जी। इलेक्ट्रिसिटी, आपको मैंने पहले भी कहा था इलेक्ट्रिसिटी पर भी जीएसटी नहीं है जी, और इलेक्ट्रिसिटी पर कोई जीएसटी नहीं है। रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी स्टेट का मैटर है, तो गवर्नमेंट ने बोला उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। फिर सर्विस बाय इनक्यूबेटर्स विद ए टर्नओवर अंडर 50 लाख विद इन 3 ईयर ऑफ एग्रीमेंट। अच्छा, मेरे को बताओगे इनक्यूबेटर्स क्या होते हैं जी, क्या होते हैं जी? अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को बिजनेस के लिए दोगे तो बच्चा कह रहा है क्या टैक्सेबल होगा? बिल्कुल टैक्सेबल होगा जी, फॉरवर्ड 4 में टैक्सेबल होगा। हाँ जी, बताओ जी क्या होते हैं जी, आप मेरे को बताओगे? बोलो। स्टार्टअप्स, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। तो गवर्नमेंट ये बात करेगी अगर उनकी टर्नओवर, हाँ जी, टर्नओवर कितनी है? अगर उनकी टर्नओवर जो है कितनी है? 50 लाख तक है। अगर उनकी टर्नओवर जो है, बिजनेस फैसिलिटेटर कह लो या स्टार्टअप्स कह लो, जो नया नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, जो नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रही उनकी टर्नओवर अगर जैसे एमएसएमई हो गया, जैसे एमएसएमई हो गया, तो इनकी नॉर्मली बात कर रहे हैं, तो अगर इनकी टर्नओवर 50 लाख तक है तो गवर्नमेंट ने बोला विद इन 3 ईयर, तो गवर्नमेंट ने बोला उनकी सर्विस एग्जम्प्ट है। फिर उसके बाद देखो,
अगर सर्विस दे रहे हैं बाय रिकॉग्नाइज टेक्नोलॉजी और बिजनेस इंक्यूबेटर, मतलब अगर ये वही अगेन, अगर ये नए नए बिजनेस स्टार्टअप्स हैं, अगर ये सर्विस दे रहे हैं, क्या सर्विस दे रहे हैं, टेक्निकल सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। फिर आपके इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और एजेंसी, आज आपने जैसे मान लो मैं एक रिपोर्टर आ गया, ये देखिए यहां पे लड़ाई होगी, देखिए यहां पे कल्पना ने कोमल को मारा, कोमल ने कल्पना के बाल खींचे, और ये न्यूज, अब मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने तुम्हारी न्यूज बना ली, कल्पना और कोमल के बीच में हुई हाथापाई, दोनों ने एक दूसरे के जुंडे पूटे, बाल दबा दब लड़ाई हो गई। अब ये न्यूज मैंने आज तक वालों को बेच दी, मैंने कहा आज तक वालों खतरनाक न्यूज है भाई साहब, कल्पना और काजल की लड़ाई हो गई थी, अब ये न्यूज मैंने बेच दी, तो मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं, तो गवर्नमेंट ने कहा वो सर्विस तेरी एग्जम्प्ट है, वो सर्विस तेरी एग्जम्प्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो जी, फिर उसके बाद देखो पब्लिक लाइब्रेरी जो होती हैं, और इतनी सारी लाइब्रेरी खुली हुई है, पब्लिक लाइब्रेरी, गवर्नमेंट ने कहा पढ़ने जा रहे हो, इतनी मुश्किल से पढ़ने जा रहे हो, तुम्हारी लाइब्रेरी की सर्विस में भी जीएसटी लगा देंगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। जितनी पब्लिक लाइब्रेरी होती हैं वो सारी की सारी एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, अगर कोई एग्जीबिशन इंडिया से बाहर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो उसकी सर्विस भी एग्जाम्पशन में है। ठीक है, इसकी सर्विस भी एग्जामिशन में। उसके बाद देखो फिर प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, पैकेजिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो कोल्ड स्टोर नहीं होते, कोल्ड स्टोर में फ्रूट्स को रखना, उनको प्रिजर्व करना, तो ये सारी बातें गवर्नमेंट ने एग्जामिशन में आ देंगे। कोल्ड चेन सर्विस देखो, कोल्ड चेन सर्विस। फिर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, जो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन मतलब एम्बेसी, जो एम्बेसी सर्विस दे रही हैं, जो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन सर्विस दे रहे हैं, वो एग्जामिशन वाली कैटेगरी में आते हैं। फिर नेशनल परमिट, आपने सुना होगा जो ये ट्रक चलते हैं, ट्रक हो गया, इन पे लिखा होता है ऑल इंडिया रूट परमिट। अब ये ऑल इंडिया रूट परमिट लिखा होता है, जो नेशनल परमिट मिलता है, स्टेट परमिट मिलता है, इसकी भी फीस होती है, गवर्नमेंट ने कहा वो एग्जम्प्ट है। फिर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई, तुम अपनी कॉपी निकलवाते हो आरटीआई के थ्रू, मेरी कॉपी दे दो, मेरी कॉपी में नंबर गलत दिए हैं, तो फिर तुम आरटीआई के थ्रू अपनी कॉपी निकलवाते हो, तो वो कॉपी आरटीआई एक्ट से आ रही है, वो गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट है। फिर सर्विस बाय स्पोर्ट्स बॉडी, अब मान लो अगर कोई सर्विस दे रहे हैं, प्लेयर्स, रेफरी, प्लेयर्स हो गया, अच्छा कमेंटेटर यहां पे कवर नहीं होते, सिलेक्टर यहां पे कवर नहीं होते, कोचेज यहां पे कवर होते हैं, अंपायर यहां पे कवर होते हैं, प्लेयर्स यहां पे कवर होते हैं, रेफरी यहां पे कवर होते हैं, इनकी सर्विस अगर दी जा रही है, जैसे मान लो आज विराट कोहली सर्विस दे रहे हैं बीसीसीआई को, तो बीसीसीआई पैसे दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा एग्जम्प्ट है। ठीक है, बट अगर कमेंटेटर है, अगर कोई सिलेक्टर है, इसकी सर्विस जीएसटी में एग्जम्प्ट नहीं है। प्लेयर हो गया, रेफरी हो गया, कोचेज हो गया, टीम मैनेजर हो गया, इनकी सर्विस जो है एग्जामिशन वाली कैटेगरी में आ जाती है जी। फिर जो तुम सू करने जाते हो, सू नहीं करते, अब भैया 2 रुपए ले लो यार, भैया अपना 2 मिनट, भैया 2 मिनट में आ रहा हूं, भैया 2 मिनट में आ रहा हूं, भैया बस यार, वो वाली, वो जो पब्लिक वॉशरूम होते हैं, पब्लिक वॉशरूम में 2 रुपए 5 रुपए जो तुम देते हो, तो गवर्नमेंट ने बोला एग्जामिशन वाली कैटेगरी में कवरेज, वो एग्जामिशन वाली कैटेगरी में कवर है। फिर अगर तुम्हारा कोई मीटर वीटर शिफ्ट हो रहा है, तुमने घर शिफ्ट कर लिया, तुम्हारे मीटर शिफ्ट हो रहे हैं, तो अब मीटर शिफ्ट होने के भी पैसे लगते हैं, तो मीटर शिफ्ट होने के जो पैसे होते हैं, गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। तुम्हें डुप्लीकेट बिल निकलवाना है, उस डुप्लीकेट बिल के भी कई बार पैसे लगते हैं, उसमें गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी एग्जम्प्ट है। अंपायर की सर्विस एग्जम्प्ट है जी, अंपायर की सर्विस जो है वो एग्जम्प्ट है। आगे देखो जी, फिर अब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस दी जा रही है, जो सेक्शन 35 याद करो, साइंटिफिक रिसर्च वाले, अब साइंटिफिक रिसर्च वाले जो इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विस दी जा रही है, तो गवर्नमेंट ने बोला वो सर्विस भी एग्जामिशन वाली कैटेगरी में कवर होगी। ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। बीसीसीआई, बीसीसीआई, नोट बीसीआई, बीसीसीआई, हाँ ये मीटर वाला नया आया है, ये मीटर की ट्रांसफर वाला जो है आपका, देखो मीटर की टेस्टिंग करना हो गया, फिर कनेक्शन शिफ्ट करना हो गया, डुप्लीकेट बिल इशू करना हो गया, ये सारी की सारी सर्विस जो है वो एग्जामिशन वाली कैटेगरी में आएगी। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट यहां पे ना और नया आया है, एक पॉइंट और नया आया था, जो रेंटिंग वाला पॉइंट था ना, उसमें एक पॉइंट होगा, जो ये अपना लोग हॉस्टल किराए पे लेते हैं, तो हॉस्टल किराए पे जो लेते हैं, यहां पे एक पॉइंट आया था नया, कहां पे है वो, कहां पे गया, एक पॉइंट यहां पे नया था,
ग्रीन कलर में, इसमें शायद नहीं लिखा हुआ, एक पॉइंट नया आया। और जो आपका गेस्ट, जो आपके वो होते हैं ना पेइंग गेस्ट होते हैं, हाँ वो 20,000 पर मंथ वाला, कि अगर आप 90 दिन से कम रह रहे हो, अगर आप 90 दिन से कम रह रहे हो तो वो पॉइंट यहां पे था। मैंने अमेंडमेंट क्लास में तो डिस्कस किया था, शायद इसमें लिखना रह गया जी, इसमें लिखना रह गया है, तो वो पॉइंट इसमें लिखना रह गया है। यस, इसमें लिखना रह गया, ठीक है, इसमें लिखना रह गया है। हाँ 20,000 तक एग्जम्प्ट है अगर वो 3 मंथ से मतलब 3 महीने तक हो, कम से कम वो 3 महीने रह रहा हो और किराया 20,000 तक हो तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। जो पेइंग गेस्ट हो गया, हॉस्टल हो गया, इनमें अगर रह रहे हैं वो, तो किराया अगर तुम्हारा 20,000 तक है और कम से कम तुम 3 महीने रह रहे हो तो फिर वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में है। नहीं, वो एग्जम्पशन वाले चैप्टर में ही है, एग्जम्पशन वाले चैप्टर में ही है, तो यहां पे पॉइंट आया था। अच्छा, मैंने वहां पे लिखा हुआ है, अच्छा मैंने आरसीएम वाले में शायद लिखा होगा, फिर हो सकता है मैंने वहां पे लिखा हो, आरसीएम वाले में शायद लिखा होगा, मतलब मैंने कहीं, हाँ ये रहा ना, देखो ये रहा, देखो ये रहा जी, आरसीएम वाले में है, देखो ये रहा, देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं एग्जम्प्ट नहीं होगा, नॉट एग्जम्प्ट अगर एकोमोडेशन सर्विस टू स्टूडेंट प्रोवाइडिंग बाय हॉस्टल कैंप पेइंग गेस्ट हो गया, लाइक वेयर द रेंट इज मोर देन 20,000 पर पर्सन एंड एकोमोडेशन जो है वो लेस देन, मतलब तुम्हारा रेंट जो है 20,000 से ज्यादा है और तुम्हारी एकोमोडेशन जो है वो 90 दिन से कम है, उस केस में एग्जम्पशन नहीं है। एग्जम्पशन फिर कब है, रेंट तुम्हारा 20,000 तक हो और तुम 90 दिन से कम वहां पे 90 दिन रह रहे हो तो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आ जाएगा। हाँ ये वाला पॉइंट है, ठीक है जी। चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। अब यहां पे सुनो ध्यान से, अभी हमारी जर्नी खत्म नहीं हो रही, ठीक है जी, अभी हमारी जर्नी खत्म नहीं हो रही। और 22 तारीख है, 23 और 24 तारीख कोई क्लास नहीं होगी आपकी शाम को। 25 तारीख से फिर मैं एक नई सीरीज लेकर आऊंगा, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, कुछ ना कुछ मैं डालता रहूंगा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना। रात वाली सीरीज जो 9 बजे है वो चलती रहेगी जी। खूब तुमने प्रैक्टिस करनी है, जीएसटी की, इनकम टैक्स की प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है और बहुत जल्दी मैं मैराथन भी अनाउंस करूंगा, पूरा मैराथन का शेड्यूल दूंगा, सीएस वाले बच्चों को भी दूंगा और जो जिनके सीए के पेपर हैं उनकी भी प्री एग्जाम मैराथन में लूंगा, 100% लूंगा। तो वो सीए वाले बच्चे तो देखेंगे ही, साथ में मेरी सीएस की फैमिली के बच्चे भी उसको देखेंगे। तो पूरा प्लान मैराथन का आने वाले 2-3 दिन के अंदर मैं पूरा क्लियर कर दूंगा आपको जी, ठीक है जी। क्या बात मेरी समझ में आ सकती है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में? बच्चा सर 138E क्या होता है मेरे बच्चे? 138E होता है कि जहां पर ई वे बिल आपका ब्लॉक होता है ना, कि कहां कहां पर ई वे बिल ब्लॉक होता है, तुमने डिस्कस किया था। एक बार ई वे बिल वाला चैप्टर देखो, लास्ट क्वेश्चन हमने यही डिस्कस किया था कि ई वे बिल कहां कहां पे ब्लॉक होता है जी, ठीक है यक्षु, ठीक है जी, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत जल्दी मैं मैराथन का पूरा शेड्यूल आपके सामने लेके आने वाला हूं। 25 तारीख को मैं अनाउंसमेंट करूंगा, वेट कर रहा हूं उस अनाउंसमेंट की। सारी मैराथन बैक टू बैक आपके लिए आने वाली हैं, पूरी जान लगा दूंगा। बस नंबर तुम्हें बहुत बढ़िया लेके आने टेक्स्ट में, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। ऋषभ अपडेटेड ही है, जो बीच में एक दो मिस्टेक्स है ना उसको सही करके वो बच्चा कह रहा है, ठीक है, बाकी तो अपडेटेड ही है। जैसे बीच में एक दो मिस्टेक, जैसे यहाँ पे 10,000 की जगह 1,000 आना था तो वो बच्चा कह रहा है उसको चेंज करके। रूल नंबर 86B कर चुके हैं आईटीसी वाले चैप्टर में, मैराथन देखो, रूल 86A भी किया, रूल नंबर 86B भी किया हमने जी।